यहाँ पे जो ग्राफ आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है, 1970 से 76 में कृषि क्षेत्र, लघु स्तरीय उद्योग और अन्य निजी क्षेत्रों को कितनी कितनी अग्रिम राशि प्रदान किया गया है, उसका वैल्यू आपको लिख दिया गया है। अब यहाँ पे इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे आना है, चूँकि ग्राफ आपको वैल्यू लेना था वहाँ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ए में कह रहा है आपसे, ए नंबर वाले में, 1971 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को कृषि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक अग्रिम प्रदान किया गया। अच्छा, तुलना किससे किया जा रहा है? गर्मी तो लग ही रहा है सर, लेकिन ये ऐसे हम लोग को काम नहीं कर रहा है। नहीं, आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा किया हुआ है तो काम करेगा कि एकदम चिल कर देगा। सर लघु स्तरीय उद्योग को कृषि की तुलना में, मतलब ये दोनों। हाँ, तो हैं क्या बोल रहे? लाइटिंग करने लगता है। हाँ, 1972 में कृषि के तुलना में, एक बात आप देखेंगे, 1972 में कृषि के तुलना में कह रहा है, तो 1972 में कृषि को अग्रिम की गई राशि कितना है? 1972 में 71 है, 71 है, सॉरी, हाँ 1971 है। 1971 में कृषि को प्रदान की गई राशि का वैल्यू है आपको कितना? 33.33 करोड़। और लघु स्तरीय उद्योग को दी गई राशि कितनी है आपका? 50। अब यहाँ पे एक बात आपसे कह रहा है, किसके तुलना में? कृषि के तुलना में। तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। कितने प्रतिशत की? अच्छा नहीं जी, अग्रिम तो है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक अग्रिम प्रदान किया गया ना, तो अधिक कितना हो रहा है? हाँ जी, 33.33 से 50 हो गया। कितने का वृद्धि हो रहा है? 6.7 आएगा जी, 7 कैसे आ जाएगा? अब एक बात बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना अधिक प्रतिशत प्रदान किया गया, तो अधिक प्रतिशत निकालना है ना। अधिक को ऊपर में रखेंगे 16.67 को, और तुलना हम लोग कर रहे किससे? कृषि से, तो कृषि वाला वैल्यू को नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इसका वैल्यू कितना आएगा आप देख लेंगे। माइनस किससे आएगा बब्बरी? 0.01%, यही आपका क्या होगा? अभीष्ट उत्तर। इस बात को समझे या नहीं समझे? समझ गए? आप इसका लैंग्वेज लिखिए। लिखेंगे सारणी से वर्ष 1971 में कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को, सारणी से वर्ष 1971 में कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को प्रदान की गई अग्रिम राशि बराबर, प्रदान की गई अग्रिम राशि बराबर 33.33 करोड़ तथा 50 करोड़। 33.33 करोड़ रुपया तथा 50 करोड़ रुपया, ठीक है। इसलिए अधिक प्रतिशत बराबर, इसलिए अधिक प्रतिशत बराबर। अब ये वैल्यू लिख लेंगे पूरा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से?
हाँ चुपचाप रहिए, कैसे पता चलेगा। जैसे एक बात आप बताइए, जो बच्चा रोता है उसी को दूध मिलता है, जो बच्चा नहीं रोता है उसको नहीं मिलता है। मिलता है लेकिन थोड़ा लेट से। हाँ 4 घंटा 5 घंटा हो गया, अच्छा ठीक है दे देते हैं। और जो बच्चा रोया तुरंत बना के मिल जाता है उसको। हैं पढ़ा के वो बोरिंग फील तो नहीं करते हाँ। मत नहीं बोरिंग वाले बात नहीं है। बी नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, लघु स्तरीय उद्योग और अन्य निजी क्षेत्र को दिए गए अग्रिम का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है। आप लोग कॉपी में बनाइए, गुड्डी जी आप आ जाइए बोर्ड पे। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ अनुपात निकालना। आइए बोर्ड पे आइएगा तब ना। देखिए शुरुआत में नहीं डरना है, अखाड़ा में उतर जाना है, उसके बाद डरना है। लीजिए क्वेश्चन लीजिए, आप लोग बनाइए बोर्ड कॉपी पे। लिखाएगा हाँ। मेरा ये कलम ले रहे थे, आ गया है 1972 में ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कृषि, लघु स्तरीय उद्योग जी, ठीक ठीक चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, आप काहे चिंता कर रही, हम समझ जाएंगे ना। जी बहुत अच्छा। आ गया हाँ, ऐसा गिरा तो कॉपी में क्यों भर के रख देती हैं। दो से 5 से 2 बार में कटेगा ना। हाँ बस बस नहीं उस उतना हो गया। हाँ बस नहीं नहीं नहीं, मतलब वो जो है ना। नहीं आप फिर इसमें आइए, पेन में क्लिक कीजिए। यस जी। और वो बीच वाला 13 से काटेंगे। नीचे लिखे ना, काट के एक लाइन में पूरा काट दिए सब। हाँ गुड गुड़िया चलिए थैंक यू। चलिए एक बार गुड्डी जी के लिए ताली बजा दीजिए। अपने आप को इतना कम क्यों समझती है? तो क्या नहीं नहीं वही ना कह रहे हैं, अपने आप को कम नहीं समझना है, बिल्कुल एकदम सही है। 9-13 हैं क्या? अच्छा हार्ट बीट तेज हो गया यहाँ आने पे ना, इसीलिए पानी पी रही हैं। देखिए हार्ट बीट जो है ना अभी जितना तेज हुआ है ना, इससे ज़्यादा
6 गुना तेज होगा इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तब। तो बोर्ड पे आने से ये क्या होगा ना, हेजिटेशन धीरे धीरे आपका कम होगा। हेजिटेशन हैं जानते हैं इसका प्रभाव क्या होता है ना, जैसे कि जब आप ऑफिसर बन जाते हैं ना तो कहीं भी बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। हाँ एकदम तो उस टाइम फिर अब हम लोग का हो गया सर, हम लोग को कोई डर वर नहीं लगता है, कुछ जहाँ नहीं। जो चीज़ के लिए उठा दिया बोलना। बस वही होना भी चाहिए। तो हम सही बात है, वो होता भी है। इसलिए क्या होगा कि अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है, उसको ख़त्म करना है। बोलने तो आता है लेकिन डर के मारे बोलने अंदर ही रह जाता वो आता है सब ठीक है, आप बोल पा रही हैं वहाँ पे जहाँ पे खड़ा हो सकते अगर 1000 आदमी इधर बैठा हुआ है तो आपको आप अपने फैमिली के बीच में बोल ले रही, जो नोन है, जो अननोन है उनके सामने बोलना है ना तुरंत, तो वहाँ पे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और वो 1 या 2 दिन में आएगा नहीं। जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई बोर्ड पे आएगा तो पाँव वाइब्रेट करेगा, हाथ वाइब्रेट करेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। आपका कोई एक इंटरव्यू चल रहा था ऑडिटर का या AAO का, उसमें इंटरव्यू में क्या था ना कि बोर्ड जो पैनल बैठा हुआ था बोर्ड पे भेज दे रहा था स्टूडेंट को, कुछ टॉपिक दे दिया, जाइए समझा के हमको बताइए। तो ऐसा ऐसा कभी करता है। हाँ, तो ऐसा चीज़ है, तो हर तरह से आपको अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। आप आना नहीं चाह रही थी, अभी कितना अच्छा हो गया। आप अपने से बना लेंगी ना। हाँ, जब यहाँ बना लिए तो कॉपी में भी बना लेंगी था। C नंबर वाले में, अरे ये मेहनत आप लोग के लिए तो कर रहे हैं। C नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, वर्षानुगत गणना करने पर 1970 से 76 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को दिया गया कुल अग्रिम कृषि को दिए गए कुल अग्रिम का कितना प्रतिशत है। टोटल का निकालना पड़ेगा, कृषि का अलग निकालेंगे और लघु स्तरीय उद्योगों का अलग निकालेंगे। एक बात आप बताएंगे, 1970 से 76 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को दिया गया कुल अग्रिम राशि, तो कुल अग्रिम राशि कह रहा है, तो इन सारे वैल्यू को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर लघु स्तरीय उद्योगों को 1970 से 76 तक कह रहा है, फिर इन सारे वैल्यू को आप जोड़ देंगे। और फिर दोनों का आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कब प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पे वो फंडा लगेगा, कितना % के आगे जो का लगता है वो किसके नज़दीक में है, कृषि के या फिर लघु स्तरीय का। कृषि का है जी, तो कृषि वाला वैल्यू को नीचे रखेंगे। मामला समझ गए आप। तो आप इसका लैंग्वेज लिखिए C नंबर वाले का। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने कौन आइएगा, आ जाइए तो विभा जी आप। अच्छा लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर है ना, मोबाइल पे देखिएगा। आप लोग अपने से बनाइए। चलेगा, थोड़ा पेन और हाथ, ये बोर्ड और हाथ का दूरी बना के रखिएगा। हैं? हाँ,
जिनका बन जाएगा बताइएगा आप लोग, आंसर नहीं बताइएगा, कॉपी सिर्फ पास कर दीजिएगा। कितना हो गई और तो पूरा? जोड़ने पे कितना आ रहा है बताइए तो। 678.33। हाँ करोड़ रुपया आ गया। माइनस कर दिए। नहीं माइनस नहीं करना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कौन सा है, बोलिए कौन वाला क्वेश्चन। बैंकों द्वारा लघु स्तर उद्योग को दिए गए अग्रिम कृषि को दिए गए कुल अग्रिम का तुलना करना, डायरेक्ट प्रतिशत निकालना है। हाँ जी, कृषि वाले को नीचे करना है। आ गया। सेवन 706.67 ठीक, बहुत अच्छा मेरा। हाँ प्रतिशत, क्वेश्चन देखिए पढ़िए, क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसको हटाइए ना। ये वाला देखिए सब सही है क्या? 104। जी ठीक है, बहुत अच्छा। दिए गए कुल अग्रिम राशि का कितना प्रतिशत, तो कुल अग्रिम राशि अरे कितनी? नहीं, इसका कृषि का दिया गया, कृषि को दिएगा कुल अग्रिम राशि, ये पूरा का नहीं है, सब यहाँ पे लघु स्तरीय उद्योग देखेंगे और कृषि को देखेंगे, कितना परसेंट के आगे जो का लगा हुआ है कृषि के नज़दीक, कृषि वाले नीचे, लघु स्तरीय उद्योग वाला ऊपर प्रतिशत, उतना नहीं देखेंगे। कितना आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे तो उस समय कर दीजिएगा। एक 104.17। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, अपना तारीफ करना चाहिए। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो आसानी से बनेगा नहीं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ उसमें दे देता है जिससे आपको फंसना नहीं है, वहाँ से आपको कैसे आसानी से निकलना है उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप देख लिए ना, क्वेश्चन सबका आंसर आ गया है ना, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। 70 से 76 तक कृषि क्षेत्र में अग्रिम कुल राशि, ये 70 से 76 वाले में कृषि वाले वैल्यू को जोड़ दिए, फिर 70 से 76 तक लघु स्तरीय उद्योग को राशि, ये वैल्यू को आप जोड़ दिए लघु स्तरीय उद्योग का। अब प्रतिशत पूछ रहा था कृषि का, तो कृषि वाले वैल्यू को नीचे रख दिए हम लोग, कितना परसेंट के आगे जो का लगा हुआ है कृषि के नज़दीक, तो कृषि वाले वैल्यू को नीचे रख दिए, लघु स्तरीय उद्योग को ऊपर, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर दिए, यही आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, सी नंबर हो गया। डी नंबर वाले क्वेश्चन पे हम बता दे रहे आपको, है ना। हाँ क्या हो गया,
डी नंबर वाले क्वेश्चन कह रहा है यदि लघु स्तरीय उद्योगों को दिए गए अग्रिम का 40% कुटीर उद्योग में उपयोग होता है तो 1975 में कुटीर उद्योग में कितनी राशि उपयोग हुई। एक बात आप बताइए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करेगा। 1900 लघु स्तरीय उद्योग को दिए गए अग्रिम का 40%, तो बताइए लघु स्तरीय उद्योग को जो अग्रिम राशि दिया जा रहा है, बोर्ड में यहाँ ध्यान दीजिए, लघु स्तरीय उद्योग को जो राशि दिया जा रहा है 70 में भी दिया जा रहा है, 71, 72, 73, इसी तरह से 76 तक में दिया जा रहा है, लेकिन किसका हम लोग वैल्यू लेंगे ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन के आगे लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं, तीसरा लाइन तो आपका पता चल रहा है 1975 में कुटीर उद्योग में कितनी राशि उपयोग हुई। ठीक है, अब एक बात आप बताएंगे, जैसे विभा जी का ये कहना था कि सर 1970 से 76 तक लघु स्तरीय उद्योग के सबके वैल्यू को जोड़ देंगे। एक बात, क्यों वो गलत होगा इसको हम काट बता दे रहे। 1970 से 76 तक में लघु स्तरीय उद्योग को अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो अभी आप जोड़े थे, हाँ रुकिए ना, बताइए ना कितना आ रहा था, बताइए ना। 706 6-7 इतना आ रहा करोड़। अब विभा जी का ये कहना था कि सर इसका 40% हम लोग कर देंगे, इसका 40% करेंगे इन केस। तो एक बात आप बताएंगे 1975 का फिर हम लोग को कैसे निकलेगा, मैं कुटीर उद्योग का ना 1975 का कुटीर उद्योग का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ये तो 1970 से 76 तक का सारे का वैल्यू है। इसका मतलब ये हम लोग को काम नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लेना है जिसका 40% निकालना है वो किस वर्ष का निकालना है, 1975 का ही निकालना है, तभी तो 75 का मान निकल के आएगा। हाँ हाँ जी 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 जी, बस वही तो काम ही करना है। आपको क्या लग रहा है बहुत मुश्किल था 1975 में बताइए लघु स्तरीय उद्योग को कितनी राशि दिया जा रहा है। 1975 में लघु स्तरीय उद्योग को राशि प्रदान किया जा रहा है आपका 130 करोड़। अब इसका 40% किसमें कर रहा है, कुटीर उद्योग में। तो कुटीर उद्योग में राशि हो जाएगा 130 का 40%, परसेंट से 00 कटेगा, 13 चौका 52 करोड़। ये आ गया। का कुटीर उद्योग में कितनी राशि, तो ये रुपया का साइन है जी इसका, हाँ स्टालिन वाला नहीं साइन है। इससे अच्छा खाली यही पूछ देता 1975 में जितने खर्च हुए हैं उसका कुटीर पे 40%। काहे वैसा पूछ देगा, इतना आसान मतलब लमनचूस वाला क्वेश्चन दे देगा का, वो लमनचूस वाला क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको छिपा लिया, ऊपर में नीचे दे दिया कुल्लू क्या। अब इतना आपको अब बोलिएगा तब तो फिर क्लास 6 वाला बच्चा भी निकाल देगा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है सर, किसका, प्रैक्टिस ऑफिसर को सिर्फ जरूरत पड़ती है बस, और किसी को जरूरत नहीं पड़ती है सर। सिर्फ बीसीओ को पड़ता है, फंड में वो इतना आप जोड़ घटा नहीं जानते, पैसा तो बच्चा भी 10 रुपये जानता है। थोड़ा मैथ का ज़रूरत है, इसीलिए मैथ्स इसमें रख दिया है। जैसे यूपीएससी में सी सेट है ना, तो उसमें मैथ्स है, उदमदार मैथ्स पूछता है उसमें। अच्छा एक बात आप बताइए, आप हिस्ट्री पढ़ क्या हो, उसमें हिस्ट्री की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हिस्ट्री का, क्या बैक का मतलब उस प्रोग्राम के बैक को देखते हैं कि हिस्ट्री उसकी गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो नया ही करते हैं। अच्छा मध्यकालीन भारत का क्या काम है, प्राचीन भारत का क्या काम है, हैं? अब मान के चलिए अब कोई आपके क्षेत्र में करना है, ये स्कीम पर कितना हाँ बजट जो बनता है, तो जैसे कुछ प्रोजेक्ट आया उसको टेबल में रिप्रेजेंट करना रहेगा, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना रहेगा, किसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो वो सब का बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे, वो आप लोग का नहीं है तो ओवरऑल पूरा बीपीएससी में कोई डिपार्टमेंट का तो काम होगा ना। तो सबसे अलग अलग क्वेश्चन पेपर बना। तो ऐसा बात थोड़ी। प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा काम करता
इसको लिख लीजिए डी नंबर वाले में। ऐसे ही लिखे सर। हाँ जी, तो खराब थोड़ी लिखा हुआ है, भले राइटिंग खराब है। हाँ, लैंग्वेज सब ठीक है। यहाँ पे सारणी से लिख देंगे ना 1975 में, सारणी से 1975 लग। हाँ, लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए लैंग्वेज इसलिए है ना, आप कुछ बजट बना के नीचे वाले क्लर्क को दे रहे हैं कर्मचारी, तो आप सिर्फ कैलकुलेशन करके दे दिए, समझ में आएगा। उसको लैंग्वेज लिख कर कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसको लगेगा कि हाँ इस पे हमको काम करना है। डिज़ाइन वैसा में जो बच्चे सिर्फ मैथ ही पढ़ते हैं वो तो ऐसे ही बना लेते हैं, कैलकुलेट कर खाली आंसर लिख दो। हाँ, तो इसीलिए लैंग्वेज भी लिखने के लिए बोला जाता है ना। आगे बढ़े। डी नंबर हो गया ना, ई नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। ई नंबर में कोई बता सकते कि आखिर वो उसमें काम क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ष में ना मतलब प्रत्येक ये का जो जहाँ जिस वर्ष में सबसे अधिक था उसको निकाल के तीनों का अनुपात। क्या जिस वर्ष में सबसे अधिक था? ये मतलब सभी का देखेंगे, कृषि का देखेंगे, नहीं, इसमें सबसे दो का मान मानना पड़ेगा, कृषि और लघु का मान के, हाँ, बाकी इसके साथ में बस तुलना करना है। क्या मान लेंगे हम लोग? मान लेते 100 मानते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस पे आप उसी पे सब आंसर छिपा हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 अग्रिमों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात बराबर है। ये तीनों का योग और तीनों का योग में अनुपात 2 का अनुपात बराबर कर देंगे। हाँ, एक से x मान लेंगे 2 का अनुपात और 1 का अनुपात मान काहे लेंगे हम लोग? बराबर मानने के लिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में? बराबर करेगा। समान थे। क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। कर 1970 से 76 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन 3 अग्रिमों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1970 से लेकर 76 तक अग्रिम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन 3 अग्रिमों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 70 से 76 में उन 3 का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका? जबकि मतलब उसी का अनुपात निकालना है जिसका कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को दिए गए अग्रिम। कौन सा ऐसा वर्ष है 1970 से 76 में, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें से कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को जो राशि दिया गया है वो बराबर है? कोई ऐसा वर्ष है? आपको टेबल से ढूंढना है कि कोई ऐसा वर्ष है जिसमें 70 से 76 में लघु स्तरीय उद्योगों तथा कृषि को दिया गया राशि आपस में बराबर है। जिसका बराबर है उसी का तीनों का रेशियो निकालना है। किसका किसका तीनों का निकालना है? कृषि, लघु स्तरीय उद्योग और अन्य निजी क्षेत्र। अन्य निजी क्षेत्र। एक बात आप बताएंगे, क्वेश्चन में इन तीनों का रेशियो तब निकालना है जब जिस वर्ष में कृषि और लघु स्तरीय उद्योगों को दिया गया राशि समान है। जिस वर्ष में समान है उसी वर्ष में कृषि, लघु स्तरीय उद्योग और अन्य निजी क्षेत्र को का अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो कौन सा वर्ष में समान है? देखिए तो आप, किसी भी वर्ष में नहीं। अगर यहाँ पे जैसे आपका 135 से 120 है, अगर ये भी इन केस कुछ देर के लिए अगर ये 135 होता, मान ले रहे हैं,
तो इन तीनों का फिर क्वेश्चन में रेशियो निकाल देते आप 135, 135 और 70, इसका रेशियो निकाल देते हैं। लेकिन वैसा आपको ग्राफ में दिया ही हुआ नहीं है कि यहाँ पे आप ये काम कर सके। मामला समझ गए? तो जब तक आपको यहाँ पे यही नहीं दिया हुआ है कि कोई भी वर्ष ऐसा है जिसमें कृषि और लघु स्तरीय उद्योग को समान राशि दिया गया, तो जब समान राशि ही नहीं दिया गया तो फिर उन दोनों का अनुपात भी नहीं निकलेगा। मामला समझे? तो आप इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? लिखिए, लिखिए सारणी से समझना था ना, बिना समझे कैसे आप कर देंगे। लिखिए सारणी से किसी भी वर्ष में, सारणी से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा जोड़ दीजिए 1970 से 76 में। सारणी से 1970 से 76 में किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को, कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को प्रदान की गई राशि समान नहीं है। प्रदान की गई राशि समान नहीं है। मामला समझ गए? इसलिए कृषि कौमा लघु स्तरीय उद्योग तथा कृषि कौमा लघु स्तरीय उद्योग तथा अन्य निजी क्षेत्र में, अन्य निजी क्षेत्र में प्रदान की गई राशि का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। प्रदान की गई राशि का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मामला समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? सब लोग निकाल ही देते हैं, हमको मालूम है। कुछ ना कुछ तो आंसर लाते जरूर। क्या? हाँ, क्या हम लोग? हम तो सोचते थे सर, मेरा जब दिमाग काम कर रहा था, हाँ, और जो ब्रेड माइंड में भी काम कर रहा था कि 135 120 को जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, देखते हैं ये दोनों सेम सेम होता है कि नहीं। मुझे पता इतना एडवांस दिमाग काम कर रहा था। दिमाग तो एडवांस काम कर रहा है, लेकिन मार्क्स 0 मिलेगा फिर क्या? इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है कि दिमाग थोड़ा लगे। क्या? मान लिया हिस्ट्री में तो टॉपिक सिलेक्टेड है, उसमें 4 बार पढ़ के जाना है, लिख के चले आना है, उसमें दिमाग उतना नहीं लग रहा है जितना इसमें लगेगा। इसमें हर लाइन पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हर वर्ड में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो F नंबर वाले क्वेश्चन में कर ना, मैथ से एक लाइन में चलेगा ही नहीं। हाँ, क्या रटा हुआ? रटा हुआ कोई भी सब्जेक्ट सर हाँ, नहीं, लिख पाता, फिर वहाँ पर अपना लैंग्वेज में जाता है। अपना चलता है, गोल होना है। बहुत अच्छा निष्कर्ष तो प्राप्त किए, तो निष्कर्ष तो यही लिखेंगे, वहाँ पता चलेगा निष्कर्ष कुछ तो बन रहा है। और वैसा ही में सबका वही हल रहता है, एक का नहीं, सबका वही हल रहता है। F नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किन 2 वर्षों में, कौन सा ऐसा 2 वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिम में कमी आई है। इन 2 वर्षों के लिए अग्रिम में हुई प्रतिशत कमी को भी प्राप्त कीजिए। ठीक है? अच्छा, एक बात आप देखेंगे, यहीं से तो पता चल जाएगा ना आपको। क्या? कौन सा ऐसा 2 वर्ष है जो पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिम में कमी आई? किसमें किसमें कमी आ रहा है?
1970 से 71 में कमी आ रहा है, 75 से 76। इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि, वृद्धि वृद्धि और इसमें कमी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन 2 वर्षों के लिए अग्रिम में हुई प्रतिशत कमी को भी प्राप्त कीजिए, है ना। तो आप इसमें कमी कितना हो रहा है? अंतर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर निकाल लेंगे। अंतर से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हाँ कीजिए ना, कीजिए। 101.67 आ रहा है। हाँ, और ये 55 आ रहा है। ठीक है। 75 पॉइंट का आएगा। अच्छा लिखिए ना, पहले लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिए, सारणी से वर्ष 1970 से 71 में, सारणी से गोडी जी लिखिए, सारणी से वर्ष 1970 से 71 में कृषि को दिए गए राशि में कमी हुई है। कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर वैल्यू कितना आ रहा है कौशल जी? 305.04। 75.311। इसको 70 पॉइंट, ठीक है। इसका आ गया 1970 से 71 में, है ना। अब फिर लिखेंगे 1975 से 76 में, 1975 से 76 में कृषि को दी गई राशि में कमी बराबर, कृषि को दी गई राशि में कमी बराबर कमी बराबर 55 का कमी बराबर लिख दिए ना 55, इसलिए कमी प्रतिशत बराबर कितना आ रहा है? 30.55। मीरा आप बताइए अभिष्ट उत्तर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ जी बोलिए ना। हाँ ठीक है, दोनों आ जाएगा। वर्ष भी तो आएगा ना जी। कह रहा है किन 2 वर्षों में, तो वर्ष कौन कौन सा आ रहा है? नहीं 71, 70 से 71 में, तो 71 में कमी हो रहा है और 76। अभिष्ट उत्तर बराबर वर्ष 1971 तथा वर्ष 1976 और कमी परसेंट बराबर 75.31% तथा 30.55%। ये आपका सूटेबल होगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? आ जाते हैं 64वें नंबर वाले में, है ना। आगे बढ़ जाए।
क्या? दिमाग का खेले। ऐसे वाला ना सर, हाँ, ऐसे का पता ही नहीं, वो छोड़ा है नहीं, बस इतना दिमाग चल रहा है, सब सब्जेक्ट मिला के है। सर के पैर एक बात, क्वेश्चन नंबर 64 का 12 देखेंगे। 64वीं वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन 64वीं का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे समझेंगे, कर निम्न आलेख वर्ष 2017 में, क्वेश्चन यहाँ पर है, यहीं पे ध्यान दीजिए ताकि समझाएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, इसी को लेते हैं, निम्न आलेख वर्ष 2017 में विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण और उनके आयु वितरण का प्रदर्शित करते हैं। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है वर्ष 2017 का। अच्छा, विभिन्न देशों के भारतीय पर्यटकों का वितरण और उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय पर्यटकों में चीन है, यूरोपीय संघ है, यूके है, यूएसए है और अन्य है। और नीचे में एक आपका बार डायग्राम दिया गया है जिसमें पर्यटकों का आयु वर्ग वाला है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप समझेंगे थोड़ा सा, जैसे भारत की जो भी आबादी है, भारत का जो भी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से बताइए कि सभी के सभी लोग विदेश घूमने के लिए जाते हैं या कुछ लोग जाएंगे? कुछ लोग जाएंगे। भारत का जो भी आबादी है 140 करोड़, 140 करोड़ में से मान लेते हैं कि 40 करोड़ लोग विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। ये 40 करोड़ लोग क्या है? पर्यटक है। कौन पर्यटक? भारतीय पर्यटक। कोई दिक्कत? 40 करोड़ लोग जो पर्यटक घूमने के लिए जा रहे हैं, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक देश के अनुसार और दूसरा आयु के अनुसार। अच्छा, एक बात आप बताएंगे, 40 करोड़ में से देश के अनुसार, तो 40 करोड़ जो भी लोग है भारत से, जो भी लोग विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, उसका 15% चाइना जा रहे हैं। टोटल पर्यटक का 20% यूरोपीय संघ जा रहे हैं। टोटल पर्यटक का 18% यूके जा रहे हैं और टोटल पर्यटकों का 22% यूएसए जा रहे हैं और टोटल पर्यटकों का 25% अन्य देश जा रहे हैं। ठीक है। ये तो देश के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया पर्यटकों का, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आयु के अनुसार। भारत से जितने भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सारे के सारे 30 वर्ष वाले ही जाएंगे? नहीं, उसमें बच्चे भी रहेंगे, युवा भी रहेंगे और बुजुर्ग भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। तो एक बात आप देखेंगे, जितने भी लोग पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, उसका 30% से कम आयु वाले कितना है? 25%। ठीक है। ये 25% है, ये 15% है, ये भी 15% है, ये 22% है और ये 23% है। ठीक है। ये आपका 25% है। एक बात आप बताएंगे हमें, भारत से जो भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, उसका 25% 30 वर्ष से कम आयु के हैं। भारत से जितने भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, उसका 15% 30 से 39 आयु वर्ग वाले। भारत से जो भी पर्यटक विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, उसका 15% 40 से 49 आयु वर्ग वाले हैं और 22% 50 से 59 और टोटल का 23% 60 वर्ष से अधिक आयु। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी सब लोग विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या है किसका? 30 वर्ष से कम आयु वाले का। मामला समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत की नहीं को? अगर एक बात आप बताएंगे, अगर भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की टोटल संख्या अगर आपको पता होता, तब तो अलग अलग देश कितने लोग गए उसकी भी संख्या निकाल लेते और कितने आयु वर्ग वाले लोग जा रहे उसकी भी संख्या निकाल लेते। लेकिन आप अफसोस की बात यह है कि टोटल पर्यटकों की संख्या आपको
दिया हुआ नहीं है कि कितने लोग भारत से विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बीपीएससी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आप पूछ रहा है। पहले पूछ देता था, टोटल का मान देता था, वैल्यू आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन अब टोटल का मान नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके 3 तरीके से बना सकते हैं, सर है सब नीचे सबका मान दिया हो, है ना। अरे सबका मान, क्वेश्चन में सबका पॉपुलेशन दिया हो। एक तरीका तो ये है कि आप भारत से जितने भी लोग विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं उसकी संख्या को कुछ मान के भी बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बिना माने भी बना सकते हैं। तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लेकर भी आप बना सकते हैं। तो कौन सा तरीका हम आपको बता दें? क्वेश्चन वाला ही सर। क्वेश्चन वाला आसान तरीका आपका ये होगा कि अगर यहाँ पे इस 40 करोड़ जो है, इस 40 करोड़ के जगह पे अगर आप कुछ वैल्यू मान लेंगे तो उससे काम करना आसान हो जाएगा। हाँ, परसेंट में निकालने में वो काफ़ी आसान होगा। तो क्या संख्या पूछ रहा तो संख्या है नहीं सर, रहने दीजिए सर। है? मानने पर परसेंट तो आ जाएगा, सही है। क्या मानने पर? मानने पर कोई भी संख्या मानने पर परसेंट निकालने में आसानी हो जाएगी। हाँ, बट संख्या पूछ रहा तो उसमें संख्या नहीं निकल रहा। संख्या कैसे निकलेगा? संख्या ही निकलेगा। मानने पे सर, मानने पे निकलेगा। सर तो वही पता है। ठीक है ना। फर्स्ट का एकदम चलेगा। आगे बढ़े हम लोग, बढ़िया है। अब यहाँ पे आ जाते क्वेश्चन। इसमें सब लोग अलग अलग मान रख सकते हैं। हाँ, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप लोग लेकिन शांति बना के रखिएगा जी क्लास में। हाँ, और आप पीछे क्यों चले जाते हैं? बैठे रहिए, जब आप चले जाएंगे उस आप आगे बैठ जाइएगा, ठीक है, पीछे नहीं, उधर समझ में नहीं आएगा उतना। आप यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या मान लेते हैं हम लोग, कितना है? x। जैसे अभी हम लोग माने हुए थे ना 40 करोड़, उसी के जगह पे हम लोग मान लेते हैं क्या है? x से। तो आप लिखिए वहाँ पे तो सब में तो दे ही दिया है, एक में अरे नहीं दिया है, बना लेंगे, मानने वाला देख लेते हैं। ये सीखने वाला है। सीखने वाला है। तो जो सीखने वाला है उसको अच्छे से सीखा कीजिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अभी आप ठीक पकड़े। बीपीएससी 64वीं क्वेश्चन नंबर का ए नंबर आप लिखेंगे, ए में है ना। एक बात, वहाँ पे सारे क्वेश्चन के लिए आप लिख दीजिए माना, सारे क्वेश्चन के लिए, सिर्फ ये ए के लिए हम नहीं लिखा रहे हैं, है ना। माना भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर x। माना भारत से विदेश जाने वाले टकों की संख्या बराबर x। कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाइए। ए नंबर वाले में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहाँ पे समझेंगे, यहीं पे ध्यान दीजिए। यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं, इसका क्या मतलब है? 20 का 25%। यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत, इसका मतलब है यूरोपीय संघ है ना यहाँ पे जी, ये है।
अब एक बात आप बताएंगे, भारत से जितने भी पर्यटक यूरोपीय संघ गए हैं उसका 25% कहाँ जा रहा है? स्विट्जरलैंड जा रहा है। तो पहले भारत से यूरोपीय संघ जाने वालों की संख्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो आप लैंग्वेज में लिखिए, भारत से यूरोपीय संघ जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर भारत से यूरोपीय संघ जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर नहीं, एक्स का टोटल पर्यटक है एक्स ना, एक्स का कितना परसेंट? 20%। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यूरोपीय संघ जो भी लोग जा रहे हैं उसका 25% स्विट्जरलैंड। चूंकि आपका ग्राफ में यहाँ पे स्विट्जरलैंड है नहीं कहीं पे, देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड के बारे में कहीं चर्चा किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है। मतलब यूरोप जो लोग जा रहे हैं यूरोपीय संघ, तो यूरोप का ही जितने लोग जा रहे हैं उसका 25% स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे यूरोपीय संघ से स्विट्जरलैंड जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर यूरोपीय संघ से स्विट्जरलैंड जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर। एक बात आप देखेंगे, एक्स का 20% तो यूरोपीय संघ जा रहा है, लेकिन इसका 25% जा रहा है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है। और कह रहा है आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि 17 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए। अच्छा, एक बात आप बताएंगे, हम लोग के अनुसार से स्विट्जरलैंड जाने वालों की संख्या है कितना? 4 लाख हम लोग के हिसाब से। प्रश्न से हम लोग का एक्स है जी। एक बात आप देखेंगे, हम लोग के अनुसार से स्विट्जरलैंड जाने वालों की संख्या ये है ना, एक्स का 20% 20/100 गुना में 25% 25/100 बराबर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है आपका? 4 लाख। ठीक है। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार जाके जरूर रिटर्न आइएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग? x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे। गया तो गया, कहाँ गया? नहीं, ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो एक बात आप बताएंगे, x बट्टा में 5 चौका 20 बराबर 4 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो x का वैल्यू सीधा सीधी आ जाएगा कितना? 80 लाख। x मतलब क्या निकल के आ गया? भारत से कितने लोग विदेश गए, तो भारत से विदेश जाने वालों की संख्या कितना आ गया? 80 लाख। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा क्या है, तो कह रहा है 17 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग वाले पर्यटकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, 40 से 49 वाले की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, आयु वर्ग वाले पर्यटकों की संख्या कह रहा है। तो देखिए टोटल पर्यटकों की संख्या है आपका 80 लाख है ना, 80 लाख का अब 40 से 49 आयु वाले देखेंगे आप, तो 40 से 49 वाले का यहाँ पे देखिए आप, 40 से 49 वाले का कितना परसेंट है यहाँ पे? 15% कर देंगे आप, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप 80 लाख का 15% आप कर दीजिए, 15% 15/100 कर देंगे ना आप,
20 चौका 80, 20 पच्छे 100, तो 12 लाख आ जाएगा। देखिए हो सकता आएगा नहीं आएगा। बारह लाख आ रहा है 30,000 कैसे आएगा? सीधा सीधा कट रहा है जी। 12 लाख आ गया। क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? समझ गए तो आप इसको लिखिए। लिखिए भारत से यूरोपीय संघ जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर। भारत से यूरोपीय संघ जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, ये वैल्यू लिख लेंगे x का 20%। और लिखवा दिए थे? अच्छा, तो ये लिखिए प्रश्न से। प्रश्न से वो लिख लेंगे आप। पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। हैं? टाइम चलेगा 10:30 बजे तक चलेगा। नहीं सर बोले लंबा थोड़ा चलेगा, ये कंप्लीट कर लेंगे आज। लिख लिए? x का वैल्यू लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे अतः 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर इतना। अतः 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर इतना। चालीस से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर, अभिष्ट उत्तर बराबर इतना आ गया। मामला समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ पे समझ में नहीं आया गुड्डी जी, आप बताइए। अब आ गया? अच्छा, सुबह नाश्ता वगैरह एकदम टाइट करके आइए, ठीक है? खाली दिमाग में समझ में कम आता है। 80 लाख तो भारत से विदेश जाने वाले टोटल पर्यटक आ गया। उसका 40 से 49 वाले हम लोग देखेंगे तो 40 से 49 वाले का वैल्यू कितना है? 15%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। बी नंबर वाले पे आ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाएं क्या? 30 से 49 दे दिया, 39 से 49 दोनों जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, तो हाँ नहीं बना दे रहे हैं ना, चूंकि बार बार बोर्ड पे वहाँ पे पीछे जा रहे हैं ना। आप लोग नहीं बनाइएगा, हम बना रहे हैं। नहीं नहीं, वहाँ पे बार बार 2 2 4 5
एक तो चीन है, दूसरा यूरोपीय है, तीसरा यूके है, यूएसए है और आइन है। प्रतिशत मान थोड़ा बता दिए थे जी फटाफट। आयु वर्ग वाले का कितना कितना है आपका? 23 से कम वाला 25%, 25 30 से 39 वाला हो जाएगा आपको 15%, 25, 30 से 39 वाला कितना हो रहा है? 40 से 49 15%, 40 से 49 15%, 15%, 50 से 59 50 से 59 22%, और फिर 60 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक 23%। आवाज नहीं आने दी 10 मिनट। बैठ जाइए जल्दी आप लोग। बी नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अभी आप लिखेंगे नहीं, पहले समझिएगा। 30 से 49 आयु वर्ग वाले की संख्या आपको दिया हुआ है, कितना है? 2,40,000 है ना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या। एक बात आप देखेंगे, हाँ 24 लाख है, एक शून्य और है। तो क्वेश्चन में आपसे निकालने के लिए कह रहा है किसका? 60 वर्ष से अधिक आयु वाले का। बुड्ढी जी आप बताइए इसमें क्या काम करेंगे? तीस से 49 वाले का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, ये 24 लाख है। ये शून्य नहीं लिखकर सीधा हम लोग वर्ड में लिख देते हैं। अब एक बात आप बताएंगे कि 30 से 49 वाले का प्रतिशत मान अगर आपको लिखना है, 30 से 49 वाले का प्रतिशत मान निकालना है, तो 30 से 39 वाले का प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है 15% और 40 से 49 वाले का दिया हुआ है कितना? तो कुल मिलाकर 30 से 49 वाले का एक साथ वैल्यू निकल के आ जाएगा 15-15 30%। तो 30% से आप डिवाइड लगा देंगे और यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले का। तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 23%। 23% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, ये आपका कटेगा 8 बार में, है ना? 18,40,000 नहीं, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 18.4 लाख आ जाएगा आपका। क्योंकि नीचे में एक दशमलव शून्य बचा हुआ था, एक जीरो के बदले में एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिए, तो यही आपका क्या हो गया? अभीष्ट उत्तर हो गया। अब इसका लैंग्वेज लिखिए, काहे छोड़ देंगे, पहले समझ लीजिए ना, अभी सर आए नहीं। लिखिए प्रश्न से 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर 24 लाख। 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर 24 लाख। इसलिए 49 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या बराबर 24 लाख। इसलिए 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या बराबर, इसलिए 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या बराबर लिख लिए ना,
सी नंबर वाले क्वेश्चन पे कह रहा है सी बन जाएगा। सी ठीक है, बनेगा या घुमाया हुआ है क्वेश्चन? हाँ 60 से अधिक आयु वर्ग के 24 लाख ये 30 से 49 वाले का 24 लाख दिया हुआ है ना, तो 30 से 49 वाले का कंपैरिजन 30 से 49 वाले का करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 30 से 49 वाले को अगर हम लोग इसको दो भाग में बांट देते हैं, ये 30 से 39 और प्लस 40 से 49। 30 से 39 वाले का परसेंटेज वैल्यू है 15% और 40 से 49 वाले का वैल्यू है आपका कितना? 15। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है ना 30%। वही 30% यहाँ पे हम लोग लिख दिए, गुना में 23 कर दिए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले का। तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले का परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे 23% है। 23 से मल्टीप्लाई कर दिए, बन जाएगा। सर ये बन जाएगा सी। सी बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा तो कल बोर्ड पे आके बनाना पड़ेगा आपको दोनों को। सी न, हाँ बोलिए। तो नंबर में दिया है ना लाख, तो क्या यहाँ पे लाख लिख दे या नंबर? अरे लाख लिखिए ना, वर्ड पे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर डी नंबर बता डी नंबर बता देते हैं आपको। एक बात यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या आपका दिया हुआ है 24 लाख है ना। थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल पर्यटकों की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो 30 से 49 वाले का परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर है आपका कितना? 15 30%। अगर टोटल पर्यटकों की संख्या निकालना चाहते हैं तो टोटल पर्यटकों की संख्या निकालेंगे तो कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा? 2017 में तो आएगा, कुल पर्यटकों की संख्या निकल के आ रहा है ना। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 80 लाख। आप देखें कि पहले वाले क्वेश्चन में भी आप टोटल पर्यटकों की संख्या 80 लाख आया था, इस वाले क्वेश्चन में भी टोटल पर्यटकों की संख्या 80 लाख आया हुआ है। सी नंबर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी पर्यटकों की संख्या 80 लाख आएगा। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे टोटल पर्यटकों की संख्या 80 लाख आ रहा है। तो डी नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। ये हम निकाल के इसलिए आपको बता दिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। डी नंबर में कह रहा है आपसे, मान लीजिए कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2018 में 20% बढ़ जाती है। तो आपका ग्राफ वर्ष 2017 का दिया हुआ है और 2017 में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे पर्यटकों की संख्या निकल के आ रहा है कितना? 80 लाख आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 2017 में जितने भी पर्यटकों की संख्या था इसमें 20% की वृद्धि कर दिया जाता है। तो 20% का वृद्धि करेंगे तो आपका 2018 में टोटल पर्यटकों की संख्या निकल के आएगा 80 का 120%। परसेंट से 00 कैंसिल आउट होगा, 12 8 जा 96 लाख। ये 2018 में टोटल पर्यटकों की संख्या आ गया 96 लाख। तो क्वेश्चन में आपसे 2018 में किसका वैल्यू पूछ रहा है? 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या 18 में क्या था? तो क्वेश्चन में आपसे ये बात को लिखना चाहिए था वहाँ पे कि 2017 और 2018 में आयु वर्ग वाले का प्रतिशत मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर ये लिख देता तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जबकि ऐसा PYQ वाले क्वेश्चन में बहुत मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे डी वाले में किसका पूछ रहा है? नहीं, 18 का नहीं पूछ रहा है। कौन सा आयु वर्ग वाले का? तो 30 वर्ष से
कम आयु वाले का वैल्यू निकालें। तो 18 में टोटल पर्यटकों की संख्या 96 लाख है। इसका 30 वर्ष से कम आयु वाले का अगर आप देखेंगे, 30 वर्ष से कम आयु वाले का 25% है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो सीधा सीधा वैल्यू हो जाएगा आपका 24 लाख। अभिष्ट उत्तर। ये नंबर भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या अमरीश, अभी आ रहे आप? सोए रह गए थे क्या फिर? हाँ हाँ, सरप्राइज क्लास था आज। हाँ, इसको लिख लीजिए, बिल्कुल सही। आप लिख लेंगे वर्ष 2017 में टोटल पर्यटकों की संख्या 80 लाख है। लिख लीजिए। नहीं लिखिए ना, नहीं सिर्फ लिखिए 2017 में पर्यटकों की कुल संख्या बराबर 80 लाख। ठीक है। फिर 18 वाले का लैंग्वेज लिखेंगे। 20% की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि करने पर वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में पर्यटकों की कुल संख्या बराबर, पर्यटकों की कुल संख्या बराबर, इस वैल्यू को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः वर्ष 2018 में 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या बराबर, अतः 30 वर्ष से कम आयु, वर्ष 2018 में 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या बराबर, इस वैल्यू को लिख लेंगे और अभिष्ट उत्तर बराबर ये कर देंगे। ई नंबर वाले को भी आप अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे, या ई नंबर बन जाएगा? हाँ विवाह जी बनेगा। 1/4 करेंगे ना, 25% हटा देंगे, बट्टा 100 करेंगे। ये 25 से एक बार में कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा। हाँ 2 मिनट सर, थोड़ा सा नहीं समझ लीजिए फिर माथा खाइए। हाँ क्या बोले? पैसा का बात कर रहा है इसीलिए तो बता दे रहे हैं। पैसा का बात नहीं करता छोड़ देते हम। पैसा भी अलग अलग है, थोड़ा समझ लेंगे ना, 2 मिनट लगेगा। ये नंबर है, समझेंगे। कह रहा यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च 6000 रुपया है। मतलब जो भी पर्यटक यूके जा रहे हैं उनका एक दिन में एक व्यक्ति का खर्च कितना है? 6000। और यूएसए में 5000 है। यूएसए जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं उसका एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च है 5000। और कह रहा है कि कुल 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए। मतलब यूके और यूएसए इन दोनों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या 32 लाख है। तो कह रहा है इन देशों में पर्यटकों का कुल कितना खर्च आएगा। रकम की बात कर रहा है यहाँ पे, आप समझेंगे। यूके और यूएसए दोनों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या का वैल्यू आपको दिया हुआ है। लैंग्वेज हम आपको लिखाएंगे, सिर्फ अभी समझते जाना है। 32 लाख है। एक बात आप बताएंगे, पहले तो अगर यहाँ पे यूके जो भी लोग जा रहे हैं 6000 एक दिन में खर्च हो रहा है एक व्यक्ति का। अगर यूके जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि 10,000 गया, तो 10,000 को 6000 से गुना कर देंगे तो यूके जाने वाले व्यक्तियों का टोटल खर्च निकल के आएगा। तो पहला टारगेट आपका क्या है कि यूके जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और यूएसए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अलग अलग निकाल लेंगे। तो दोनों देश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 32 लाख है। यहाँ पे टेबल में देखकर आप बताएंगे यूके जाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मान कितना है? 18% है। और यूएसए वाले का कितना है? 22% है। 18% और 22%, ये 32 लाख हो गया। तो इसका वैल्यू आपका आ जा रहा है कितना?
40% इजकल टू 32 लाख। अब यहाँ पे एक बात आप समझेंगे, नहीं लिखिएगा, यूके जाने वाले पर्यटकों की संख्या का वैल्यू आप निकालेंगे तो 32 लाख बट्टा में कितना आएगा, 40% है ना। यूके जाने वाले का वैल्यू निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 18 से। और यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या आप निकालेंगे तो 32 लाख बट्टा में 40% इंटू यूएसए वाले का वैल्यू निकालेंगे तो 22%। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना परसेंट, किसमें, ऊपर वाले में 14.4 ना, 14.4 लाख और 17.6 लाख। अब पैसा निकालना है। अच्छा एक बात आप बताएंगे, यूएसए और यूके, यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या है आपका 17.6 लाख और यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या है आपका 14.4 लाख। अब टोटल रकम निकालना है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूएसए जाने वाले व्यक्तियों का खर्च कितना है, 5,000। एक व्यक्ति का खर्च है एक दिन में 5,000, तो इतने सारे व्यक्तियों का कितना खर्च होगा, इतना गुना में 5,000 करेंगे। यूके जो भी लोग जा रहे हैं उनका एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च है 6,000, तो इतने सारे व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना आएगा, इतना गुना इतना। और टोटल रकम निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका लैंग्वेज लिख लेंगे या लिखा दें, लिखा दें, लिखिए। एक आदमी इसको कैलकुलेशन कीजिए, नहीं दोनों को एक साथ कैलकुलेशन करके बताइए, उतना जगह नहीं है ना फिर। अच्छा ऊपर में लिख देंगे, चलिए पहले इसको लिख लीजिए आप। ये जो 32 लाख आपको दिया हुआ था ये कहाँ पे था, प्रश्न में था ना, तो लिखिए प्रश्न से यूके तथा यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, यूके तथा यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर 32 लाख है। ठीक है, अच्छा ये जो आपका यूके और यूएसए जाने वाला था ये हम लोग वैल्यू पाई चार्ट से ले रहे थे ना, क्योंकि ये पाई चार्ट में वैल्यू दिया हुआ था तो आप लिखेंगे पाई चार्ट से, नहीं सारणी तो हम लोग बाद में बनाए ना, पाई चार्ट से। अगर आप टेबल बनाए तो टेबल से लिख लेंगे और अगर नहीं बनाए तो पाई चार्ट से लिख लेंगे। यूके तथा यूएसए जानने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मान बराबर, यूके तथा यूएसए जानने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मान बराबर, ये वैल्यू आप लिख लेंगे 18% प्लस 22% बराबर 40%। ठीक है, लिख लिए दोनों का, हाँ आप लिखा दे रहे हैं। अब लिखेंगे यूके जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, यूके जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर ये वैल्यू लिख लेंगे आप। फिर आप लिखेंगे यूएसए जाने वाले पर्यटकों की संख्या बराबर, ये वैल्यू लिख लेंगे। लिख लिया ना, हो गया बस। आज इन लोग का टेस्ट है ना सर, अच्छा। अब लिखेंगे अतः इन दोनों देश जाने वाले, अतः इन दोनों देश जाने वाले
सभी व्यक्तियों का देश जाने वाले सभी व्यक्तियों का प्रतिदिन खर्च बराबर, सभी व्यक्तियों का प्रतिदिन खर्च बराबर। अब ये नीचे वाला वैल्यू लिख देंगे आप। आपका कितना आ रहा था इसका? 88,000 और ये सीधा लाख पे रहने देंगे ना, ये दशमलव से सीधा 1 0 हटा देंगे। 176 को 500 से मल्टीप्लाई किए 88,000। एक बात यहाँ पे और थोड़ा हम आपको बताएंगे प्लस, चूँकि 3 0 और लाख भी है। हाँ, और इसमें भी आप वही काम करेंगे, डेसिमल से 1 0 को हटा देंगे तो 86,400 लाख आ रहा है ना। और सबके आगे रुपया का साइन जरूर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन सबको जोड़ने पे आपका वैल्यू आ रहा है कितना? 74,400 ना, इतना और लाख। अगर लाख लिखा रहता है कितना ज़ीरो रहता है? 5 ज़ीरो रहता है। और करोड़ लिखा रहता है कितना ज़ीरो रहेगा? 7 ज़ीरो। ये हम आपको बता चुके हैं। तो एक बात आप देखेंगे, 11744 है, लाख है, इसका मतलब 5 ज़ीरो यहाँ पे हिडन है और 2 ज़ीरो इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, तो कुल मिलाकर कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 7 ज़ीरो। और 7 ज़ीरो के बदले में हम लोग क्या लगाते हैं? करोड़। तो इतना करोड़ रुपया लगा देंगे आप। क्योंकि ये थोड़ा देखने में अटपटा लग रहा है, पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है, तो ये सीधा आ जाएगा 1744 करोड़ रुपया। यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा। समझ गए? एक क्वेश्चन रह गया है, उसको आप बना लेंगे।